नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, प्रस्तुत है आपके सामने स्पर्श उपन्यास का चौथा और अंतिम भाग। अदालत कक्ष से निकलकर वह जेल की गाड़ी की ओर बढ़ा तो एकाएक दीपा को देखकर उसके कदम रुक गए। साथ चलते कांस्टेबलों को रुकना पड़ा। दीपा उसे एकटक दृष्टि से देख रही थी। आज उसकी आंखों में आंसू न थे, बल्कि ओठों पर मिलन की मुस्कुराहट थी। विजय ने उससे पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? अच्छा हूँ। साथ ही एक विशेष बात और भी है। वह क्या? मुझे सपने बहुत आते हैं। अच्छा, क्या देखते हो उन सपनों में? तुम्हें और स्वयं को। जानती हो रात क्या देखा? क्या देखा? हम दोनों एक स्वर्ण महल में घूम रहे हैं। वह स्वर्ण महल भी बहुत सुंदर था। दीवारें, छतें, खिड़कियाँ, चारों ओर सोना ही सोना। उस स्वर्ण महल में तुम्हारा मुख यूं दमक रहा था मानो धूप खिली हो। और आकाश में चांद खिला है। फिर न जाने क्या हुआ कि वह चांद परियों जैसे पंख लगाकर धरती पर उतर आया। धरती पर अथवा महल में? महल में। फिर उसने तुमसे कहा, धरती की रानी, लाओ अपना यह रूप मुझे दे दो और मेरा रूप ले लो। झूठे? दीपा बोली। क्यों? विजय ने पूछा। चांद कभी ऐसा कहेगा? पगली, वह तो एक सपना था, और सपने सच नहीं होते। न नहीं। एकाएक विजय का चेहरा उतर गया और वह घबराकर बोला, ऐसा ना कहो दीपा। यह ना कहो कि मेरा यह सपना कभी सच ना होगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं मुकदमा जीत जाऊंगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं छूट जाऊंगा? लगता है विजय। तो फिर यह निराशा क्यों? किस लिए? मैंने केवल सपने के विषय में कहा है। किंतु दीपा, यह सपने ही होते हैं जो मनुष्य के मन में प्रतिदिन नई नई आशाएं जगाते हैं। इन्हीं सपनों के आधार पर तो जिंदा रहते हैं लोग। जानती हो मैं भी क्यों जिंदा हूँ? क्यों? इन्हीं सपनों की वजह से। मैं सोचता हूँ मेरे यह सपने एक ना एक दिन जरूर सच होंगे। अवश्य ही एक दिन मेरी एक छोटी सी दुनिया होगी। उस दुनिया में मैं रहूँगा, तुम रहोगी, और हमारे नन्हे मुन्ने रहेंगे। खुशियों का कितना बड़ा खजाना होगा हमारे पास। क्यों, ऐसा ही होगा ना? प्रत्युत्तर में दीपा केवल अपने ओठों को काटकर रह गई। समझ ना पाई कि क्या उत्तर दे। भविष्य का क्या पता था। स्वयं उसका जीवन भी तो भागों में बटा था। एक ओर कमल की पीड़ाएं थीं, समाज का बंधन था, और दूसरी ओर उसका प्यार, विजय से जुड़ा दर्द का रिश्ता। किसको ठोकर मार दे, किसे गले लगाए। दीपा, विजय ने उसे फिर संबोधित किया। दीपा ने तुरंत विषय बदल दिया और बोली, कपूर अंकल कह रहे थे अगली पेशी पर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीपा, मैं कुछ और कह रहा था, फिर सुनूंगी। तभी कांस्टेबल ने विजय को आगे बढ़ने का संकेत किया और दीपा उसके सामने से हट गई। विजय ने जाते जाते उसी दुखी नज़रों से देखा और कहा, दीपा देखना, मेरा यह सपना टूट ना जाए। दीपा ने चेहरा झुका लिया। कमल के मित्र विनोद सक्सेना ने उससे पूरी बात बताई और उसके उपरांत प्याला उठाकर हल्की सी चुस्की लेते हुए वो बोला, और कमल, दीपा जी को इतने समय तक वॉच करने के पश्चात मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं, और वह यह है कि दीपा और विजय एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। यदि ऐसा ना होता तो दीपा उसके लिए इतना बड़ा त्याग ना करती। तुम इसे त्याग कह रहे हो? त्याग ही तो है। विजय के मुकदमे की पैरवी करना, उसके लिए पानी की तरह पैसा बहाना, और समाज की भी परवाह ना करना, क्या कोई किसी के लिए इतना कर सकता है? विनोद, मुझे तो यूँ लगता है कि यह सब सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जानता था कि तुम यह सब सहन ना कर पाओगे। यही कारण था कि मैं तुमसे सब कुछ छुपाता रहा। फिर अब क्यों कह दिया? इसलिए क्योंकि अब विजय के मुकदमे का फैसला होने वाला है। यह भी तय है कि निर्णय विजय के पक्ष में ही होगा और वह साफ छूट जाएगा। और ज्यों ही विजय जेल से बाहर आएगा, दीपा को इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी और विजय के पास चली जाएगी। विनोद, यह तो बताओ कि मैं क्या करूं? दीपा को भूल जाओ। उफ, कमल ने बेचैनी से कहा। किंतु तुम यह क्यों नहीं समझते कि मैंने उसे वास्तव में चाहा है? विनोद, मैंने उससे प्यार किया है, और मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मैंने उसे अपना बनाने के लिए किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया। तुम जानते हो, उस विज्ञापन को पढ़कर 50 से भी अधिक पत्र मेरे पास आए थे, किंतु मैंने किसी का भी उत्तर न दिया। यह भूल थी तुम्हारी। वह क्यों? इसलिए, विनोद ने फिर चाय की चुस्की ली और बोला, क्योंकि तुमने एक तरफा प्यार पर यकीन किया। तुमने अपनी भावनाएं तो देखी, मगर दीपा की भावना को न देखा। तुमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह तुम्हें चाहती है। और सिद्धांत की बात यह है कि कमल के ऐसा प्रेम हमेशा पश्चाताप का कारण ही बनता है।
क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं? समाधान है। वह क्या? दीपा से खुलकर बात करो। उसके अंतर्मन को टटोलकर यह जानने की कोशिश करो कि वह क्या चाहती है। फिर हो सकता है उसके संबंध में मेरा अनुमान गलत हो सकता है उसके हृदय में विजय के लिए केवल श्रद्धा हो और प्रेम ना हो। उसके पश्चात उसकी भावनाओं को समझो और वही करो जो वह चाहती है। और कमल की चाय बर्फ हो रही थी। उसने एक ही घूंट में अपना प्याला खाली किया और बोला, यदि उसने वास्तव में विजय के पास जाना चाहा तो उसे खुशी खुशी विजय के पास भेज दो। विनोद, आखिर तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं? क्यों? दीपा को विजय के हवाले करने के पश्चात क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? मरना आसान नहीं होता कमल। मरने में देर कितनी लगती है? देर नहीं लगती। विनोद मुस्कुराया और व्यंग से बोला, देर नहीं लगती तो फिर यह बताओ कि तुम आज तक जिंदा क्यों हो? उषा ने तुम्हें इतने गहरे जख्म दिए, जीवन भर का दर्द दिया, और तुमने एक बार भी आत्महत्या का प्रयास ना किया। एक बार भी मौत को गले ना लगाया तुमने। आखिर क्यों? वह कमल हकलाकर रह गया। विनोद ने अपना प्याला समाप्त किया और बोला, देखो कमल, दर्द को पीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आदमी उसे घूंट घूंट करके पिए। फिर वह दर्द उतना बेचैन नहीं करता, किंतु इसके लिए थोड़ी सहन शक्ति जरूरी होती है। कमल परेशानी की दिशा में अपना मस्तक रगड़ने लगा। तभी विनोद ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और एकाएक उठकर बोला, अच्छा कमल, मैं तो चलता हूँ। परसों बच्चों को आकर लेकर आ जाऊंगा। सामान तो सब आ ही चुका है। अब तो केवल बारात के खाने पीने का प्रबंध कर देखना है। वह सब मैं परसों देख लूँगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना। वह क्या? दीपा से अभी कुछ मत कहना। बात बिगड़ते देर नहीं लगती। ऐसे में यदि कोई नई बात हो गई तो अपनी ही बदनामी होगी। मैं समझता हूँ। गुड, तो मैं चलूँ? विनोद ने कहा और इसके पश्चात वह चला गया। गहरी बेचैनी एवं परेशानी की दशा में कमल अपना मस्तक रगड़ता रहा। सूर्यास्त हो चुका था, किंतु आकाश में उसकी किरणों की लालिमा अभी शेष थी। दीपा ने नपे तुले कदमों से घर में प्रवेश किया और चलकर कमरे में आ गई। कमल बिस्तर पर लेटा था, मुंह तक चादर खिंची थी। दीपा ने यह देखकर उसकी चादर खींच दी। कमल ने आंखें खोलकर उसे देखा और धीरे से बोला, तुम? शैतान कहीं के। शैतान? और नहीं तो क्या। चादर तो यूं ढांप रखी है मानो घोड़े बेचकर सोए हो। सोचा होगा दीपा ये देखकर मूर्ख बन जाएगी। चलो उठो। किस लिए? मैं तुम्हें पार्क में घुमाकर लाऊंगी। नहीं दीपा, अब उठो ना बाबा। बच्चों की भांति हट ना करो। देखो तो मौसम भी कितना प्यारा है। उठो। कहते हुए दीपा ने कमल का हाथ पकड़ा, किंतु दूसरे ही क्षण उसके ओठों से चीख निकल गई। कमल ने पूछा, क्या हुआ? बुखार। दीपा कपकपाती आवाज में बोली, कमल, तुम्हारा जिस्म तो तवे की भांति तप रहा है। यह बुखार नहीं है। तो क्या है? हृदय की जलन, मन की तड़प। कमल ने कहा, किंतु दूसरे ही क्षण उससे अपनी भूल का अनुभव हुआ। विनोद ने कहा था कि अभी दीपा से कुछ ना कहना, और अब दीपा उससे जलन का कारण पूछ सकती थी। हुआ भी ऐसा ही। दीपा ने पूछा, एकाएक यह जलन और तड़प क्यों? कमल ने तुरंत बात को संभाल लिया। दीपा का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोला, नहीं समझी तुम? तो करीब आओ। करीब तो हूँ ही, और भी करीब। दीपा उस पर झुक गई और कमल ने उसी क्षण उसे अपने ऊपर खींच लिया, किंतु इससे पूर्व वह उसके अधरों को चूम पाता। दीपा ने अपने आप को छुड़ा लिया और फिर स्नेह से कमल की नाक को मरोड़ते हुए बोली, ठग कहीं के, तबीयत ठीक नहीं और शरारत सूझ रही है। यह शरारत न थी और प्रेम था हमारा। चलिए प्रेम ही सही। अब यह बताइए कि दवाई ली? लेना तो चाहता था। फिर क्या हुआ? हमारा डॉक्टर बड़ा निर्दयी निकला। आप हमेशा उल्टी बातें करते हैं। अच्छा छोड़िए, मैं चौराहे वाले डॉक्टर खान को लेकर आ रही हूँ। 3 दिन पश्चात घर में शादी है। यूं ही लेटे रहे तो काम कैसे होगा? इतना कहकर दीपा ने उसके सीने तक चादर खींच दी, किंतु उसके उपरांत वे ज्यों ही पीछे हटी, कमल ने फिर उसका हाथ थाम लिया। दीपा बोली, छोड़िए ना, बैठ जाओ। बाबा, मुझे डॉक्टर को लेकर आना है। अब कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ। तुमसे एक बात कहनी थी। वह क्या? दीपा ने पूछा और हाथ छुड़ाकर बैठ गई। कमल उठकर बैठ गया और बोला, दीपा, तुम जानती हो 3 दिन बाद शिवा का विवाह है। हाँ, अर्थात 3 दिन पश्चात वह यहाँ से चली जाएगी। यह तो संसार का नियम है और समाज की परंपरा है। लड़कियां तो होती ही पराया धन हैं। माता पिता उन्हें तिल तिल करके बड़ा करते हैं और फिर एक दिन दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। आप यह सब सोचकर दुखी क्यों हो रहे हैं? मेरे दुख का कारण कुछ और है। वह क्या? सोचता हूँ शिवा के जाते ही अकेला रह जाऊंगा।
कोई ऐसा भी ना होगा जो मुझे ऑटो रिक्शा से उतारकर व्हील चेयर पर बैठा सके। क्यों? दीपा चौंक कर बोली। मैं नहीं हूं क्या? तुम तो हो, किंतु किंतु क्या? तुम्हारे पास इतना समय ही कहाँ? सुबह निकलती हो और संध्या को लौटती हो। दीपा ने कुछ ना कहा। स्पष्ट था कि कमल के यह शब्द उसे अच्छे न लगे थे, और वैसे भी यह तो विवशता थी उसकी। जब तक विजय का मुकदमा समाप्त ना होगा उसे तो घर से बाहर रहना ही था। उसे यूं मौन देखकर कमल फिर बोला, देखो दीपा, मैंने तुम पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, कभी यह नहीं पूछा कि तुम सुबह से शाम तक कहाँ रहती हो और क्या करती हो। मैं सोचता था हर किसी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है, किंतु अब कहते रहिए। मैं ये सोच सोच कर काँप उठता हूँ कि यदि तुमने अपनी दिनचर्या न बदली तो मेरा क्या होगा। मेरे तो ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए मुझे दूसरों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। मैं प्रयास करूंगी कि भविष्य में आपको कोई कठिनाई ना हो, दीपा ने कहा, और इसके पश्चात वह उठकर बाहर चली गई। कमल का मकान दुल्हन की तरह सजा था। मकान पर फैली रंगीन बल्बों की झालरों एवं झाड़ फानूसों के कारण इतना प्रकाश था कि दिन का उजाला भी शर्मा जाए। मकान के सामने वाले पार्क में बड़े बड़े शामियाने लगे थे। शामियाने में सफ़ेद चादरों से ढकी मेजें पड़ी थीं, जिन पर खाने पीने का सामान सजा था। पंक्तिबद्ध रखी कुर्सियों पर मेहमान बैठे थे। निकट ही कहीं बारात का बैंड गूंज रहा था। ऐसे में कमल की खुशी की कोई सीमा न थी। अपनी व्हील चेयर के पहिए घुमाते हुए वह कभी मकान के अंदर आता और कभी पार्क में आकर मेहमानों की कुशलता पूछता। अधिकांश कार्य विनोद सक्सेना ने संभाल रखे थे। कमल को यूँ भागदौड़ करते देखकर वह उसके समीप आया और बोला, कमल, मेरी मानो तो थोड़ी देर आराम कर लो। आराम ऐसे में ज़रूरी है भाई, ऐसे में ज़रूरी है। पिछली 2 रातों से तो तुम बिल्कुल नहीं सोए। तुम ही कहाँ सोए हो? मेरी बात दूसरी है, तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। तो फिर हो जाए, क्या हो जाए? हम दोनों के बीच एक कुश्ती, कमल ने कहा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। विनोद दूसरी ओर चला गया। उसी समय एक व्यक्ति ने कमल के समीप आकर उससे कहा, कमल जी, एक महिला आपसे मिलना चाहती हैं। कौन है? यह तो मैं नहीं जानता, पश्चिम वाले गेट के पास खड़ी हैं, कहकर वह व्यक्ति चला गया। उसके जाने के पश्चात कमल ने रिस्ट वॉच में समय देखा। रात्रि के 11:30 बज रहे थे। बारात आने में अभी आधा घंटा शेष था। यह सोचकर उसने कुर्सी घुमाई और उसके पहिए घुमाते हुए वह पश्चिम वाले गेट की ओर बढ़ने लगा। पार्क के बाहर भी अच्छी रोशनी थी। वहां पहुंचकर कमल ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसके सामने धमाका सा गूंज गया। गेट के पास उषा अपने बेटे की उंगली पकड़े खड़ी थी। उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उषा एवं राजू को देखकर कमल के चेहरे पर भूचाल जैसे भाव फैल गए। कभी उसका अतीत उसके सामने होता और कभी उसकी आंखें वर्तमान को देखने लगतीं। वर्तमान एवं अतीत का यह द्वंद्व उसकी आंखों के सामने ना जाने कब तक चलता रहा। तभी राजू ने उसे देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी तोतली जुबान में कहा, नमस्ते पापा। यह सुनकर कमल के हृदय में कई नश्वर उतर गए और ममता छटपटा कर रह गई। स्पष्ट था कि राजू को यह सब उषा ने ही सिखाया था। कमल के मन में आया, अभी राजू को उठाकर अपने हृदय से लगा ले और उसका मुख चूम कर कहे, नमस्ते बेटे। किंतु वह चाहकर भी ऐसा ना कर सका और उषा से बोला, तुम यहाँ? किसी से पता चला कि आज शिवा का विवाह है? तुम तो बुला ना सकते थे, इसलिए स्वयं चली आई। किस लिए? कमल ने शुष्क लहजे में पूछा। एक छोटा सा उपहार देना था उसे। नहीं नहीं उषा, कमल घृणा से बोला, अब तुम्हारे इस उपकार का कोई मोल नहीं, न मेरे लिए और न शिवा के लिए। वह भूल चुकी है तुम्हें। शिवा से अब तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं। उषा बोली, रिश्ते जुबान से नहीं टूटते कमल, केवल कहने मात्र से संबंध नहीं टूट जाते। रिश्ते तो हृदय से बनते हैं, और यदि उन्हें तोड़ा जाता है तो पहले हृदय का खून करना पड़ता है। वह सब मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने केवल अपने हृदय का खून किया ना, बल्कि उसमें छुपी एक एक भावना को भी जलाकर राख कर दिया है। किसी का प्यार इतनी आसानी से तो नहीं बुलाया जाता कमल। प्यार? कमल ने मानो अंगारे चबाए हों घृणा से। बोला, तुम घृणा को प्यार कह रही हो उषा? तुम इतने भयानक विश्वासघात को प्यार का नाम दे रही हो? सच तो यह है कि तुमने प्यार की परिभाषा कभी जानी ही नहीं। तुमने सीखा था केवल धोखा देना, प्यार के नाम पर किसी की भावनाओं से खेलना, बेवफाई करना और दूसरों के हृदय में विश्वासघात की कीलें ठोकना। उफ, कितनी बुरी तरह से छला था तुमने मुझे, कितने गहरे जख्म दिए।
पहले प्रेम की ऊंचाइयों पर बैठाया और फिर ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। मन में तो आया था कि तुम्हारा खून कर दूं, मिटा दूं तुम्हें इस दुनिया से, किंतु मैंने ऐसा ना किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हें वास्तव में चाहा था, प्रेम की देवी माना था तुम्हें और तुम्हारी पूजा की थी। कमल, मर चुका है कमल। कमल इस बार क्रोध से चिल्लाया। तुमने अपने हाथों से खून किया है उसका, तुमने अपने हाथों से उसकी चिता जलाई और फिर उस राख को भी हवा में उड़ा दिया। मत नाम लो उसका, मत सोचो कि कमल जिंदा होगा। इतना कहकर कमल एक पल के लिए रुका और फिर बोला, मैं पूछता हूं तुमसे, मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या यही औरत का धर्म होता है? समाज और संसार के लिए यही कर्तव्य होता है उसका? पहले तो खुशी खुशी किसी का घर बसाना और फिर उसे जलाकर राख कर देना। तुमने सोचा कभी कि तुम्हारे जाने के पश्चात मैं किस प्रकार जिंदा रहा, कितनी पीड़ाएं सही मैंने, कितने दर्द पिए। अपंग हो गया मैं। हाँ, मैं जानबूझकर अपंग हुआ। मरना चाहा था किंतु मर ना सका और दोनों टांगे गवा बैठा। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ उषा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी बेवफाई ने जीते जी मुर्दा बना दिया मुझे। कहते कहते कमल यूं हाँफने लगा मानो मीलों से भागकर आया हो। उषा चेहरा झुकाए खड़ी थी। कमल की बात समाप्त होते ही वह धीरे से बोली, क्षमा ना करोगे? क्षमा इस अपराध की? कमल के स्वर में भी फिर वैसी ही घृणा थी। वह बोला, नहीं, वो अपराध ऐसा ना था, और वैसे भी अब तो पूरा एक युग बीत चुका है। मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी दुनिया अलग। तुमने अपनी खुशियों से समझौता कर लिया और मैंने अपनी पीड़ाओं से। नाटक खत्म हुआ, पर्दा गिर चुका। अच्छा होगा कि भविष्य में मुझसे मिलने का भी प्रयास ना करो। मैं तुम्हारे और अपने अतीत की ओर देखना भी नहीं चाहता। तुम मेरे विषय में गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि तुमसे कोई अधिकार मांगने आई हूं, यह भी नहीं कि मैं इस घर में फिर से आना चाहती हूं। आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि तुम विवाह कर चुके हो। विश्वास करो, तुम्हारी इस नई दुनिया को जलाने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो फिर क्यों आई हो? यह बताने के लिए कि अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई हूं। कमल ने उसे चौंक कर देखा। उषा ने एक नज़र अपने बेटे पर डाली, उंगली छोड़कर उसके सिर पर हाथ फिराया और दुखी स्वर में बोली, डॉक्टरों ने मुझे ब्लड कैंसर का पेशेंट बताया है। यकीन करो, मेरे हृदय में मौत का कोई भय नहीं। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं शीघ्र ही इस संसार से चली जाऊंगी। दुख तो केवल यह है कि राजू बेसहारा हो जाएगा। यदि तुम राजू का हाथ थाम लो तो फिर मैं चैन से मर पाऊंगी। कमल के चेहरे पर विचारों का तूफान फैल गया। उषा फिर बोली, वैसे भी राजू है तो तुम्हारा ही, इसकी रगों में दौड़ने वाला खून तो तुम्हारा ही है। और फिर कमल, जो भी अपराध हुए हैं वे तो मुझसे ही हुए। मैंने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, तुमसे रिश्ता तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेवफाई की, सब कुछ किया। इसमें इस बेचारे का क्या दोष? यह तो अबोध था, मैं जहाँ ले गई वहीं चला गया। कमल फिर भी मौन रहा। उसकी नज़रें अब राजू पर टिकी थीं और वह यह भी देख रहा था कि राजू बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। तभी उषा फिर बोली, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया कमल। कमल के होठ खुले, कुछ कहना चाहा, किंतु इससे पूर्व कि वह उषा की बात का कोई उत्तर दे पाता, बारात उसके मकान के समीप पहुंच गई और कमल ने शीघ्रता से अपनी व्हील चेयर को घुमा लिया। उषा ने उसे यूं जाते देखा तो पुकारा, कमल, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर न दो, किंतु यह उपहार तो लेते जाओ। देखो, मैंने बड़ी मुश्किलों से खरीदा है। किंतु कमल की व्हील चेयर आगे बढ़ती रही और यह देखकर उषा के ओठों से सिसकियां फूट पड़ी। उसी क्षण उसका हाथ कंपकपाया और पैकेट नीचे गिर पड़ा। एकाएक कोई झाड़ियों के पीछे से निकला और उसने उषा का पैकेट उठा लिया। यह दीपा थी, जो पैकेट उठाकर उषा से कह रही थी, निराश ना हो उषा, तुम्हारी यह भेंट शिवानी तक मैं पहुंचा दूंगी। आप कौन हैं? दीपा, कमल की दूसरी पत्नी। क्या? उषा चौंक गई और आंसू पोंछकर उसे अचरज से देखने लगी। दीपा ने राजू के सिर पर हाथ रखा और बोली, हाँ, मैं दीपा ही हूँ। कमल को मेहमानों के बीच ना पाकर यहाँ चली आई थी। आओ, मेरे साथ आओ। कहाँ? शादी में अन्य मेहमानों के पास? नहीं, मैं इस योग्य नहीं। इसमें योग्यता एवं अयोग्यता कैसी? यह तो विवाह का जश्न है और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। और फिर तुम तो वैसे भी पराई नहीं हो। मैं कितनी पराई हूँ यह शायद आप नहीं जानती, किंतु इसमें किसी का कोई दोष नहीं। दोष तो मेरा है। मैंने ना तो प्रेम का महत्व समझा, ना ही रिश्तों का, और भावनाओं के पीछे दौड़ पड़ी। मेरे और कमल के बीच कोई विशेष झगड़ा भी ना था। साधारण सी बात थी, समझौता हो सकता था, किंतु मेरे अहम ने ऐसा न करने दिया।
और मैं उनसे अलग हो गई। अलग होकर पश्चाताप भी हुआ, किंतु समझौता ना किया और रिश्ते टूट गए। उस समय तो मैंने कुछ भी ना सोचा, जाना ही न था कि रिश्तों का दर्द क्या होता है। किंतु जब जाना, जब हृदय में पीड़ा उठी तो बहुत रोई। किंतु फिर क्या होता, पुरानी राहों पर कैसे लौटती, अपने लिए एक और राह जो चुन ली थी। फिर दुर्भाग्य मेरा, उस राह ने भी मेरा साथ ना दिया और मैं अकेली रह गई। तो क्या, दीपा ने पूछा, तुम कमल से आज फिर वही रिश्ता जोड़ना चाहती हो? नहीं दीपा जी, उंगलियों से आंखों की नमी पोंछकर उषा बोली। ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा, और जब सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? किंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात और सुन लो। यदि कमल तुमसे फिर वही रिश्ता जोड़ना चाहेंगे तो मैं तुम दोनों के बीच में कदापि ना आऊंगी, बल्कि यदि संभव होगा तो मैं स्वयं कमल का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। नहीं दीपा जी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं, बल्कि मैं तो यही दुआ दूंगी कि आपकी यह दुनिया युगों युगों तक बसी रहे। आपको आपका सुहाग मुबारक हो। तो फिर और क्या चाहिए आपको? अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी ममता, थोड़ा सा प्यार। लेकिन मैं ब्लड कैंसर की मरीज हूँ। जीवन की लौ कब टिमटिमाकर बुझ जाए कुछ पता नहीं। आप जानती हैं, ऐसा होते ही मेरा राजू अनाथ हो जाएगा। अतः मैं चाहती हूँ कि वे इसका हाथ थाम लें। राजू तो उन्हीं का बेटा है ना? हाँ, उन्हीं का खून है इसी रगों में। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं इस संबंध में कमल से बात करूंगी। मुझे अपना पता बता दो। मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरा क्वार्टर भी वहीं है, उषा बोली। मैं आऊँगी किसी दिन। इतना कहकर दीपा ने राजू की पेशानी को चूम लिया और फिर उषा से बोली, वैसे अच्छा तो यही रहता कि इस जश्न में तुम भी शामिल होती। क्षमा चाहती हूँ, आओ बेटे, उषा ने कहा और फिर वह राजू की उंगलियां पकड़कर मुख्य सड़क की ओर बढ़ गई। दीपा उसे देखती रही। सूरज की किरणें अभी अभी धरती पर उतरी थीं। द्वार के सामने सजी हुई गाड़ी खड़ी थी और सुर्ख जोड़े में लिपटी शिवानी अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो आंसुओं का बांध टूट गया हो। कमल से लिपटकर वह खूब रोई थी। एकाएक उसके कदम रुक गए। बरामदे में दीपा खड़ी थी। साथियों का साथ छोड़कर वह दीपा के पास पहुंची और उससे लिपटकर बच्चों की भांति रोने लगी। उसे यों रोते देखकर दीपा भी रो पड़ी। आज किसी को किसी से शिकायत न थी। कुछ देर पश्चात शिवानी ने हिचकियां रोक लीं और दीपा से बोली, जा रही हूँ भाभी। जाओ शिवा। दीपा ने आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए और भरे स्वर में बोली, अपना ध्यान रखना। भाभी, जाने से पहले कुछ मांगना चाहती हूँ। वचन दो, इनकार ना करोगी। मांगना पगली, इनकार क्यों करूँगी? तो वचन दो भाभी, वचन दो कि तुम इस घर से कभी नाता ना तोड़ोगी। वचन दो कि तुम हमेशा इस घर की बहू बनकर रहोगी। दीपा उलझकर रह गई। वह तो अभी तय न कर पाई थी कि जीवन के दोनों किनारों में से किसको अपनाएगी और किसको छोड़ देगी। उसे यों मौन देखकर शिवानी फिर बोली, भाभी, क्या मैं समझूं कि तुम इनकार कर रही हो? दीपा को कहना पड़ा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शिवा, तुम चिंता ना करो। यह घर मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू, शिवानी ने कहा। इसके पश्चात वह आगे बढ़ गई। फिर सब कुछ बीत गया। शिवानी अपनी ससुराल चली गई। 9 बजते बजते कुछ मेहमान भी विदा हो गए और कुछ जाने की तैयारी करने लगे। कमल अपने दोस्तों के साथ आगे वाले बरामदे में था। दीपा ने उसे कमरे में बुलाकर कहा, कुछ मेहमान तो अभी रहेंगे। संभव है आगरे वाली मौसी और जबलपुर वाले चाचा जी अभी रुकें। क्यों? मेरी एक प्रार्थना है। वह क्या? मुझे 3-4 घंटों के लिए बाहर जाना है। कमल ने चौंककर पूछा, कहाँ? किसी सहेली के पास। कमल ने घृणा से दांत पीस लिए। दीपा फिर बोली, संध्या से पहले ही लौट आऊंगी। किंतु मेहमानों का क्या होगा? अभी तो आपके मित्रों की पत्नियां भी यहीं हैं, वे संभाल लेंगी। बात संभालने की नहीं दीपा, मुख्य बात यह है कि वे लोग तुम्हारे विषय में क्या सोचेंगे। दूसरों को छोड़िए, दीपा बोली, यह बताइए कि आप क्या सोचेंगे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं दीपा, इसलिए आज भी नहीं सोचूंगा। वैसे भी जाने वाले को कौन रोक सका है। कमल, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है, जाओ। नाराज तो नहीं हुए? जाना आवश्यक है तो फिर नाराजगी कैसी? कमल ने शुष्क लहजे में कहा और फिर से अपने दोस्तों के पास चला आया। दीपा दर्पण के सामने आ गई। आज विजय के मुकदमे का दिन था और उसे ठीक 10 बजे कोर्ट पहुंचना था। विजय के मुकदमे का दिन।
मुकदमे की कार्रवाई शुरू होते ही मिस्टर हेगड़े ने अपने स्थान से उठकर जज महोदय को संबोधित किया। मिलॉर्ड, गवाहों के बयान और पेश किए गए सबूतों से यह सिद्ध हो चुका है कि ठाकुर कृपाल सिंह का खून मुलजिम विजय ने किया है। अतः मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मुकदमे में और अधिक वक्त जाया न करके मुलजिम विजय को मौत की सज़ा सुनाएं। थैंक यू मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कपूर साहब तुरंत चिल्लाए। गवाहों के बयान एवं पेश किए गए सबूतों से अभी तक किसी प्रकार यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि ठाकुर कृपाल सिंह का खून मेरे क्लाइंट ने किया। योर ऑनर, मैं पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं कि खूनी कोई और है और वह अदालत में ही मौजूद है। मेरे पास इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि ठाकुर कृपाल सिंह का खून उसी ने किया है, किंतु इससे पूर्व कि मैं अदालत में उसके विरुद्ध सबूत पेश करूं, मेरी अदालत से प्रार्थना है कि उस व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में ले लिया जाए। इतना कहकर कपूर साहब अगली पंक्ति में बैठे चौधरी दिलावर सिंह की ओर देखने लगे। चौधरी ये सुनते ही उठ गया और चिल्लाया, यह झूठ है जज साहब। वकील साहब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। योर ऑनर, कपूर साहब बोले, यही वो शख्स है जिसने ठाकुर कृपाल सिंह का खून किया है। जज साहब ने आदेश दिया, चौधरी दिलावर सिंह को हिरासत में ले लिया जाए। आदेश का पालन हुआ। इसके पश्चात कपूर साहब ने अपने हाथ में थमे दोनों पैकेट जज साहब की मेज तक पहुंचाए और फिर कहा, योर ऑनर, इन पैकेटों में से एक पैकेट में वह रिवॉल्वर है जिससे ठाकुर कृपाल सिंह का खून हुआ है, और यह रिवॉल्वर जो कि अवैध है, चौधरी दिलावर सिंह की हवेली में पाई गई है। रिवॉल्वर के दस्ते पर दिलावर सिंह की उंगलियों के निशान मौजूद हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी साथ में है। पुलिस हिरासत में खड़े चौधरी की टांगें कांपने लगीं। कपूर साहब ने फिर कहा, और दूसरे पैकेट में वह कैसेट है जिसमें दिलावर सिंह की आवाज़ भरी है। इस कैसेट में दिलावर सिंह ने स्वयं स्वीकार किया है कि कृपाल सिंह का खून उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जिस रिवॉल्वर से उन्होंने गोलियां चलाई थीं वह अवैध है और उनके कमरे की अलमारी में रखी है। दिलावर सिंह का सिर घूमने लगा। विटनेस बॉक्स में खड़े विजय के चेहरे पर खुशियां भरी चमक फैल गई। कपूर साहब ने एक पल रुककर फिर कहा, किंतु योर ऑनर, मेरी अदालत से प्रार्थना है कि इस कैसेट को सुनने से पूर्व मुझे दिलावर सिंह से चंद सवाल पूछने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। चौधरी को विटनेस बॉक्स में लाया गया। कपूर साहब ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और चौधरी के सामने आकर उससे बोले, आपका नाम? चौधरी दिलावर सिंह। क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आपके एवं मृतक कृपाल सिंह के बीच पिछले 2 वर्षों से एक ज़मीन के कारण मुकदमा चल रहा था और आप दोनों के बीच बोलचाल भी ना थी? यह सच है। क्या यह भी सच है कि जिस सुबह कृपाल सिंह का खून हुआ उस रात हरिया आपकी हवेली पर गया था? नहीं। तो क्या यह भी झूठ है कि आप कृपाल सिंह के अपने मकान में पहुंचने से पहले ही वहां आकर हरिया के कमरे में छुपे हुए थे? मैं उस समय सोनपुर में था। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आपने कृपाल सिंह का खून नहीं किया। मेरा इस खून से कोई संबंध नहीं। खैर छोड़िए, अब एक बात सोचकर बताइए, आप 15 जून की शाम लगभग 4 बजे शहर आए थे? मुझे याद नहीं। आपको अर्चना लॉज के सामने बिली नाम की युवती मिली थी और आप एकाएक ही उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। यह झूठ है। छोड़िए, किंतु यह तो सच है कि आप बिली के साथ राजा होटल में गए थे और रूम नंबर 8 में ठहरे थे। वहाँ आपने बिली के हाथों शराब पी थी और शराब के नशे में बिली के प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यह भी गलत है। थैंक यू दिलावर सिंह, कपूर साहब ने कहा और इसके पश्चात अपनी जेब में से बिल निकालकर वह जज महोदय से बोले, योर ऑनर, यह राजा होटल का बिल है जो चौधरी दिलावर सिंह के नाम है। इतना कहकर उन्होंने बिल जज साहब की मेज तक पहुंचा दिया और फिर कहा, योर ऑनर, चौधरी दिलावर सिंह के विरुद्ध एक सबूत जो कि छुरे के रूप में था, मैं पहले ही अदालत में पेश कर चुका हूं और अब अदालत में प्रार्थना करता हूं कि वह इस कैसेट को सुनने का कष्ट करें। थैंक यू योर ऑनर, कहकर कपूर साहब पीछे हट गए। कैसेट को रिकॉर्डर पर लगाया गया। विली, रिकॉर्डर से दिलावर सिंह की आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा तो ठीक से बंद कर दिया ना? चौधरी साहब, यह किसी स्त्री की आवाज़ थी। आप तो बहुत डरपोक हैं। नहीं, हम डरपोक नहीं लड़की। राजपूत डरपोक नहीं होते। हमारे पुरखों ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अच्छा, फिर तो आपने भी कोई लड़ाई लड़ी होगी। हमने लड़ाई तो नहीं लड़ी, किंतु अपने दुश्मनों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। आपका दुश्मन था एक जमींदार कृपाल सिंह, अपने आप को पूरे गांव का बादशाह मानता था। एक हम ही थे जो उससे शुरू से ही टक्कर ले रहे थे। यूँ समझो कि जमींदार यदि किसी से भय मानता था तो वह सिर्फ हम थे। मैं समझ गई, आपने उसका खून कर दिया होगा। कराया नहीं था, बल्कि स्वयं किया था। अपने हाथों से? हाँ। ओ माय गॉड,
और जानती हो हमने क्या किया? क्या किया? एक तीर से दो शिकार किए। वह कैसे? हमने कृपाल सिंह का खून किया और उसके इकलौते बेटे को जेल भिजवा दिया। यह कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था बेली रानी। खून हमने किया और इल्जाम उसके बेटे विजय पर लगा दिया हमने। लेकिन तुमने हमारा गिलास कहाँ छुपा दिया? चौधरी साहब, गिलास आपके हाथ में ही है और मैं आपकी गोदी में लेटी हूँ। क्या आप मेरे जिस्म की गर्माहट महसूस नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं विली? हम तो तुम्हारे इस नर्म गुदाज जिस्म की गर्माहट बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। सच तो यह है कि नशा इस शराब में नहीं, तुम्हारे जिस्म से निकलती खुशबू में है। तुम हमसे मिलती रहना विली, यूं ही महकाती रहना हमारी रातों को। फिर देखना, हम अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख देंगे। कहीं आप बहक तो नहीं रहे? अरे नहीं रानी, हम कभी नहीं बहकते। तो बताइए ना, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा मतलब है, आपने जमींदार कृपाल सिंह का खून कैसे किया? बड़ी आसानी से। हुआ यह कि हरिया ने सोनपुर आकर हमसे जमींदार के बेटे के विषय में बताया। साथ ही यह भी बताया कि विजय अपने पिता से नाराज है। इसलिए नाराज है क्योंकि उसका बाप 70 साल की आयु में एक लड़की से शादी कर रहा है और इस बात को लेकर बाप बेटे के बीच झगड़ा अवश्य होगा। हमने विजय की प्रतीक्षा की, परंतु वह साला सोनपुर ना आया। आता तो खेल वहीं खत्म हो जाता। मगर फिर भी किस्मत ने हमारा साथ दिया और शादी ना होने पर जमींदार शहर में चला आया। हमें पता चल गया था कि जमींदार शहर जाएगा, अतः हम उससे पहले ही उसके मकान में पहुंच गए और हरिया के कमरे में छुप गए। अदालत सुनती रही और टेप रिकॉर्डर से आवाज़ आती रही। फिर क्या हुआ? साली दीपा भी वहीं पहुंच गई। दीपा कौन? दीना की भतीजी। जमींदार उसी से शादी कर रहा था। हरिया ने बताया था कि वह विजय के साथ आई है। अच्छा, फिर? जमींदार ने दीपा को अपनी दुल्हन बनाना चाहा। विजय ने मना किया और बात बढ़ गई। उस वक्त हम खिड़की के पीछे खड़े सब कुछ सुन रहे थे। बस हमने रिवॉल्वर निकाली और जमींदार का खेल खत्म कर दिया। फिर आप कहाँ गए? छुपे रहे हरिया के कमरे में। फिर जब पुलिस विजय को गिरफ्तार करके ले गई तो चले गए। फिर तो आप सचमुच बहुत बहादुर हैं चौधरी साहब। अच्छा, एक बात तो बताइए। पूछो रानी, पूछो। आपने जिस रिवॉल्वर से खून किया वह तो लाइसेंसी होगी? बिल्कुल नहीं, वह रिवॉल्वर तो हमने एक गुंडे से खरीदी थी। फिर तो आप उसे छुपा कर रखते होंगे। छुपाना किससे है? गांव में पूछता ही कौन है? वह तो हमेशा हमारे कमरे की अलमारी में पड़ी रहती है। चलिए छोड़िए। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? बाथरूम तक, अभी आई। कैसेट समाप्त हो गई और जो ही कैसेट समाप्त हुई, विटनेस बॉक्स में खड़ा चौधरी बच्चों की भांति रो पड़ा। विजय अभी जेल की गाड़ी तक न पहुंचा था। दीपा ने तेज तेज कदमों से चलकर उसका मार्ग रोक लिया और बोली, तुम खुश तो हो ना विजय? बस एक सप्ताह की बात और है, उसके पश्चात तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे। दीपा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारा यह उपकार मैं किस प्रकार उतार पाऊंगा। कितनी तपस्या की है तुमने मेरे लिए, कितना पैसा खर्च किया है। तुम ना होती तो मुझे निश्चय ही फांसी हो जाती। ऐसा नहीं होता विजय, ऐसा कभी नहीं होता। यह तो अदालत की बात है। मैं तो तुम्हें सावित्री बनकर यमराज से भी छीन लेती। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं दीपा। कहते हैं जिसे कोई पागलपन की सीमा तक चाहता हो, मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। दीपा, मैं तुम्हारे प्रेम को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ दीपा। पागलों जैसी बातें ना करो। दीपा, मैंने रात फिर एक सपना देखा। उसी स्वर्ण महल वाला? नहीं, वो सपना तो उसी मकान का था। जानती हो मैंने क्या देखा? क्या देखा? तुम सुर्ख जोड़े में लिपटी सजी सवरी उस मकान के दरवाजे पर खड़ी हो। मैं न जाने कहाँ से लौटता हूँ। तुम्हारे हाथों में फूलों की माला है और तुम वह माला मेरे गले में डाल देती हो। दीपा यह सुनकर कांप सी गई। विजय उसे ध्यान से देखते हुए फिर बोला, क्यों, मेरा यह सपना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं विजय। सपने सुनने में तो अच्छे लगते हैं, किंतु तुम जानते हो ना, स्वप्न और सच्चाई में अंतर होता है। पर यह सब तो तुम्हारे हाथ में है दीपा। तुम चाहोगी तो यह स्वप्न भी हकीकत में बदल जाएगा, है ना दीपा? हाँ। अब चलूं? रोकना भी चाहूँ तो रोक कैसे सकती हूँ? बस एक सप्ताह की बात तो है। एक सप्ताह अर्थात आज ही के दिन हम यहाँ से सीधे उसी मकान में जाएंगे। हरिया को तो सजा हो जाएगी। चलो, कोई दूसरा नौकर रख लेंगे। वैसे यदि तुम कहोगी तो मुझे सोनपुर में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भी काफ़ी बड़ी हवेली है, पर बिजली नहीं है। अच्छा छोड़ो, मैं जानता हूँ कि अब तुम सोनपुर में ना रहोगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे।
गांव का वातावरण ऐसा ही होता है। गांव के अधिकांश लोग पुरातनवादी होते हैं। शहर ही ठीक है। मैं यहीं कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? दीपा ने कुछ ना कहा और चेहरा झुकाए पांव के अंगूठे से धरती कुरेदती रही। विजय उसे यूं विचारमग्न देखकर बोला, क्या सोचने लगी दीपा? कुछ नहीं, तुम्हारी ही मुकदमे के विषय में सोच रही थी। अब जाओ, कांस्टेबल नाराज हो रहे हैं। अगले सप्ताह मिलूंगी। दीपा ने यह सब एक ही सांस में कहा और लौट पड़ी। विजय आगे बढ़ गया। दीपा लगभग 1 घंटे पश्चात घर पहुंची। कमल उस समय लॉन में बैठा शरद की धूप का आनंद ले रहा था। दीपा उसके निकट पहुंचकर बोली, सॉरी कमल, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मेहमान भी चले गए हैं। क्या मौसी और चाचा जी भी? हाँ। और आपके मित्र? वे भी। कमल बोला, रुककर भी क्या करते? मेजबान ही ना हो तो मेहमान किस लिए रुकेंगे? तुम तो थे। हाँ, किंतु घर की लक्ष्मी तो तुम ही हो ना। मेहमानों का उत्तरदायित्व तो तुम ही पर था। कुछ कह रहे होंगे? नहीं, कुछ विशेष नहीं। पूछा था तुम्हें, कह दिया कि तबीयत ठीक न थी, डॉक्टर के पास गई हैं। सॉरी, दीपा ने कहा। मैं न जानती थी कि वे लोग मेरे पीछे चले जाएंगे। खैर छोड़ो, आओ अंदर चलते हैं। यहीं अच्छा लगता है। किंतु धूप में अब उतनी गर्माहट कहाँ। संध्या होने को है, थोड़ी देर बाद सर्दी बढ़ जाएगी। इतना कहकर दीपा ने पीछे से कमल की कुर्सी थाम ली और उसे लेकर कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने कमल के कंधों पर शॉल डाल दिया और बोली, मैं चाय लेकर आती हूँ। कमल ने कुछ ना कहा। दीपा किचन में गई और चाय ले आई। चाय के प्याले कमल के सामने रखकर वह उससे बोली, कमल, मुझे उषा मिली थी। और इसके उपरांत अपने इस झूठ की प्रतिक्रिया जानने के लिए वह कमल की ओर देखने लगी। कमल चौंक कर बोला, पर तुम्हारा तो उससे कभी परिचय ही ना हुआ। तुमने तो उसे कैसे पहचान लिया? मैंने नहीं, उषा ने ही मुझे पहचाना था। शायद पहले कभी देखा हो। कभी मिली थी? आज ही। उसका बेटा भी साथ में था। क्या कह रही थी? पछता रही थी अपने किए पर। कहती थी मैंने कमल को धोखा देकर इस संसार का सबसे बड़ा अपराध किया है। कमल ने घृणा से कहा, वह औरत नहीं बल्कि नागिन है। इतनी खूबसूरती से डसती है कि पता भी नहीं चलता। उसकी नस नस में जहर भरा है। दिल तो नागिन के सीने में भी होता होगा। नहीं, नागिन के सीने में जहर के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ना उसके पास हृदय होता है और ना ही भावनाएं। वह सिर्फ डसना जानती है। कुछ सा थूक दो। भूलें भी इंसानों से ही होती हैं। और वैसे भी सुबह का भूला यदि शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। मनुष्य गलती करने के बाद पश्चाताप करे और उसे सुधार ले तो फिर इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। लो, चाय लो। कमल ने अपना प्याला उठा लिया, किंतु चेहरे पर कड़वाहट बनी रही। चाय की हल्की सी चुस्की लेकर दीपा फिर बोली, मुझे तो बहुत दया आई उस पर। क्यों? बेचारी विधवा हो गई है। मनुष्य को अपने दुष्कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो दूसरों का घर जलाते हैं, कभी न कभी आग उनके घर में भी तो लगती है। मैं तो कहता हूँ उस कमीनी के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था। मेरी तरह वह भी अपंग हो जाती, सड़ जाती। कमल प्लीज़, किसी भी दुखी व्यक्ति के प्रति इतनी घृणा ठीक नहीं। और इतनी घृणा भी क्यों? तुमने तो उसे पागलपन की सीमा तक चाहा है। किंतु उसने, समझने की कोशिश करो कमल। तुमने उसे चाहा, यह तुम्हारा अधिकार था। तुमने उसे हृदय की गहराइयों में उतारा, उसे आत्मा का रिश्ता जोड़ा, यह तुम्हारा अधिकार था। उसने तुम्हें ना चाहा, यह उसका अधिकार था। उसने तुम्हें धोखा दिया, यह भी उसका हक था। समझ में नहीं आता तुम उसके अधिकारों की वजह से अपने अधिकारों का खून क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो उसे पहले की भांति ही चाहना चाहिए। समझ में नहीं आता तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो। इसलिए क्योंकि मेरी तरह वह भी एक नारी है। उसे भी प्यार चाहिए, किसी का उसे सहारा चाहिए। और तुम चाहती हो कि उसे वह सहारा मैं दूं? नहीं दीपा, मैं तो ऐसा 7 जन्मों में भी ना कर पाऊंगा। इतना कहकर कमल ने एक ही घूंट में अपना प्याला खाली किया और व्हील चेयर को घुमाकर खिड़की के सामने ले गया। लॉन में अब धूप ना थी। धरती पर सांझ के साए बड़ी तेजी से उतर रहे थे। दीपा उठी और उसने चलकर कमल की कुर्सी थाम ली। इसके पश्चात वह कमल पर झुककर बोली, और यदि मैं उसे सहारा देना चाहूँ तो? तुम? वह क्यों कर? इतने बड़े घर में उसे भी थोड़ी जगह दे दूं? ठीक है, कमल ने नाराजगी से कहा, मैं कोई दूसरा मकान ले लूँगा। उषा की वजह से? दीपा, वह मेरे लिए मर चुकी है, मैं उसके लिए मर चुका हूँ।
मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे सामने उसका नाम ना लो। अच्छा छोड़ो, एक बात तो मानोगे? वह क्या? अपने बेटे को ले आओ, राजू को। उषा बता रही थी कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है, वह अधिक समय तक न जी पाएगी। ऐसी स्थिति में उसका बेटा अनाथ हो जाएगा। और यह तुम भी जानते हो कि उषा का बेटा तुम्हारा बेटा है। कमल यह सुनकर किन्हीं सोचों में डूब गया। दीपा उसे यूं विचारमग्न देखकर बोली, क्या सोचने लगे? सोच रहा हूं तुम पराये बच्चे को क्यों कर सहन करोगी। राजू पराया कहाँ है, तुम्हारा ही तो है। फिर भी मैं वचन देती हूं कि राजू को हमेशा अपना समझूंगी। तो फिर एक वचन और दो। वह क्या? तुम ये घर छोड़कर ना जाओगी। तुम तो पिछली बातें ले बैठे। तो फिर भविष्य के विषय में बता दो, कमल ने कहा। दीपा एक बार फिर उसी भंवर में फंसकर रह गई। एकाएक उसकी कल्पना में विजय का चेहरा घूम गया। आज ही तो कहा था विजय ने, दीपा हम यहाँ से सीधे अपने मकान में जाएंगे। हरिया को तो शायद सजा हो जाएगी, चलो कोई दूसरा नौकर रख लेंगे। किंतु सुखद एवं रूभला सपना तैर रहा था विजय की आंखों में। इतने दुखों के पश्चात आने वाले सुखों की कल्पना उसे कितनी रोमांचित कर रही थी। क्या उसे उसकी इन कल्पनाओं के तार तोड़ देने चाहिए? क्या उसे उसके सपनों का महल गिरा देना चाहिए? क्या वह ऐसा कर पाएगी? है उसके अंदर इतना साहस? और दूसरी ओर उषा के बेटे का भविष्य, समाज का बंधन, कमल की पीड़ाएं, क्या वह इन सब की ओर से आंखें मूंद सकती है उसमें इतना साहस? दीपा ने अपने आप से प्रश्न किया और पत्ते की भांति कांप गई। उसे यूं लगा कि वह लाख प्रयास करके भी समाज के इस बंधन को न तोड़ पाएगी। तभी कमल ने अपनी आवाज़ से उसे झंझोड़ दिया। वह कह रहा था, मैं जानता था दीपा कि तुम्हारा मन साफ नहीं और तुम ये वचन कभी ना दे सकोगी। नहीं कमल, दीपा घबराकर बोली, मेरा मन बिल्कुल साफ है। मैं वचन देती हूँ कि कभी इस घर से न जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात ना करूंगी कमल। सच कहती हो ना? कमल ने पूछा और दीपा का हाथ थाम लिया। हाँ बिल्कुल सच, दीपा ने कहा, किंतु अगले ही क्षणों में उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला उठीं। कमल उसके आंसू ना देख सका। विजय के मुकदमे का अंतिम दिन। आज इस मुकदमे का निर्णय सुनाया जाना था। अतः अदालत कक्ष में आज पहले से भी अधिक भीड़ थी। विटनेस बॉक्स में खड़ा विजय आज इतना खुश था कि खुशी की वजह से उसकी आंखें भी चमक रही थीं। किंतु विचित्रता यह थी कि दीपा आज उदास थी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वह किसी धुंध में फंस गई हो और बाहर निकलने का मार्ग न मिल रहा हो। अदालत कक्ष में सन्नाटा था। तभी जज महोदय की गंभीर आवाज ने इस सन्नाटे को भंग किया। मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए वह बोले, गवाहों के बयानात, दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विजय का कृपाल सिंह के खून से कोई संबंध नहीं है। अतः यह अदालत मुलजिम विजय को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है। साथ ही चौधरी दिलावर सिंह एवं हरिया को मुलजिम मानते हुए उन पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है। इस निर्णय के साथ ही विजय की हथकड़ियां खोल दी गईं। हथकड़ियां खुलते ही विजय तो खुशी के मारे जैसे पागल हो उठा और उसने दीपा के समीप पहुंचकर उसके हाथ थाम लिए। इसके उपरांत कपकपाती आवाज में वह बोला, थैंक यू दीपा, थैंक यू। चलो बाहर चलो विजय। विजय दीपा के साथ बाहर आ गया। कपूर साहब वहीं खड़े थे। दीपा के कहने पर विजय ने कपूर साहब का शुक्रिया अदा किया और फिर दीपा से बोला, आओ दीपा, अब घर चलें। घर? दीपा बड़बड़ाई। हाँ, किंतु सुनो, पहले किसी रेस्तरां में बैठते हैं, बहुत भूख लगी है। इसके अतिरिक्त बाहर का कुछ खाएं भी तो, जैसे सदियां बीत गई हैं। दीपा खामोशी से विजय के साथ चल पड़ी। विजय को उसकी यह खामोशी अच्छी ना लगी। वह बोला, दीपा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर यह मौन, यह उदासी? ओह यह। दीपा को अपनी भूल का अनुभव हुआ। बात को संभालते हुए वह बोली, दरअसल रात भर सो न पाई थी। क्यों? तुम्हारी चिंता थी ना, सोचती थी ना जाने क्या निर्णय होगा। पगली हो तुम, इतनी कठिन तपस्या करके भी तुम्हारे मन में शंकाएं उठती रहीं। ऐसा ही होता है। चलो छोड़ो, अब तो शंकाएं भी मिट गईं और मैं भी बरी हो गया। कोई गीत सुनाओ। गीत? दीपा चौंक पड़ी। हाँ, विजय बोला, कोई प्यारा सा गीत जिसमें मिलन की मधुरता भी हो और वियोग का दर्द भी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। दिल करता है तुम्हें लेकर चांद पर पहुँच जाऊँ और चांद से कहूँ, चांद
बहुत नाज है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। देख, मेरी इस दुल्हन को देख। इसकी आंखों में तुझसे अधिक शीतलता भी है और चेहरे में तुझसे अधिक सुंदरता भी। किंतु सोचता हूँ कि कहीं वह चांद तुम्हें देखकर चमकना ना छोड़ दे। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारे कारण। चांद तुमसे ईर्ष्या करेगा ना, इसलिए। अच्छा सुनो, हम थोड़ी देर के लिए किसी पार्क में बैठ जाते हैं, क्यों? जैसा तुम चाहो। तो आओ। इतना कहकर विजय ने दीपा का हाथ थाम लिया और उसे साथ लिए निकट के पार्क की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह कह रहा था, दीपा, यह मैंने आज ही जाना कि यह दुनिया वास्तव में कितनी सुंदर है। जेल में रहकर तो पता ही ना चलता था कि मैं कहाँ हूँ। बस वही ऊंची ऊंची दीवारें, नीला आकाश, वह भी बहुत छोटा, कैदियों की गाली गलौज और रात के सन्नाटे को तोड़ती संतरी के भारी बूटों की आवाज़, यही दुनिया थी मेरी। कभी कभी तो इतनी घुटन होती कि दिल चाहता दीवारों से सिर टकराकर जान दे दूं। खैर, इतनी लंबी और अंधेरी रात के पश्चात भोर तो हुई। हजारों पीड़ाएं तो सहन की, किंतु तुम्हें पा तो लिया। मुझे? सॉरी, तुम्हें नहीं, अपने प्यार को, विजय ने कहा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। दीपा मुस्कुरा भी ना सकी। संध्या हो चुकी थी, किंतु अभी अंधकार के साए न उतरे थे। विजय कुछ देर तो पार्क में बैठा, किंतु फिर दीपा को लेकर अपने मकान में आ गया। हरिया एक दिन पहले तक वहीं था और उसने मकान की सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा था। दीपा पहले ही भंवर में फंसी हुई थी और उसके चेहरे पर इस समय भी उलझनों का जाल फैला था। विजय के साथ वह आना ना चाहती थी, किंतु इनकार भी ना कर सकी थी। फिर भी मन का निर्णय वही था, कमल के साथ विश्वासघात ना करेगी। समस्या तो यह थी कि वह विजय से यह सब कहने का साहस न जुटा पा रही थी। तभी वह चौंकी। विजय ने कमरे में आते ही उसे गोद में उठाया और यूं नाचने लगा मानो पागल हो गया हो। दीपा यह देखकर चिल्लाई, विजय, विजय, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो ना। विजय ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और स्वयं भी इसके निकट बैठकर बोला, दीपा रानी, यह पागलपन नहीं बल्कि खुशी है। जानती हो आज मैं कितना खुश हूँ? जानती हूँ, दीपा उठकर बोली। तो आओ। विजय ने उसके कंधे थाम लिए और उसकी आंखों में देखते हुए वह बोला, अपनी इन मधुर सांसों से मेरी इस खुशी को दोगुनी कर दो। वह विजय, यह तुम्हारी मांग का सिंदूर मेरे ही नाम का है ना दीपा? यह माथे की बिंदी, इन ओठों की यह लाली, यह सब कुछ मेरा ही तो है। तो फिर संकोच कैसा, भय किसका? समाज और संसार का। पगली, हमने एक दूसरे को प्यार किया, हमने एक दूसरे को पाने के लिए तपस्या की है। हम तड़पे हैं एक दूसरे के लिए। हमें समाज और संसार से नहीं डरना चाहिए दीपा। हम कल ही कोर्ट में जाएंगे और एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। न नहीं विजय, दीपा ने कांपती आवाज में कहा और अपने कंधे छुड़ाकर बिस्तर से उतर गई। विजय चौंककर बोला, क्या मतलब? यह संभव नहीं विजय। मेरा मतलब है हम दोनों कभी पत्नी पत्नी नहीं बन सकते। किंतु क्यों? इसलिए कि मैं कहो, विजय ने कहा और दीपा के सामने आ गया। इसलिए कि दीपा बड़ी मुश्किल से कह पाई, मैं विवाह कर चुकी हूँ। मानो कोई चट्टान विजय के ऊपर गिरी और उसका मस्तिष्क हजारों टुकड़ों में बंटकर बिखर गया। वह कुछ क्षणों तक तो सन्नाटे जैसी स्थिति में खड़ा दीपा का चेहरा देखता रहा और फिर एकाएक चीख पड़ा, नहीं, नहीं हो सकता यह। विजय, विजय, यह सच है। नहीं, नहीं हो सकता यह सच, कभी नहीं हो सकता। कह दो कि यह सब झूठ है। कह दो कि तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। यह सुनकर दीपा की आंखें भर आईं। आंसुओं को छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा घुमा लिया और रो देने स्वर में वाले बोली, विजय, विजय, यह मजाक नहीं है। मैंने वास्तव में विवाह कर लिया है। विवाह कर लिया है? विजय बड़बड़ाया और फिर गुस्से से चीख पड़ा। तो फिर वह क्या था? जब मांग में सिंदूर, माथे पर बिदिया और हाथों में कंगन पहनकर तुम मुझसे जेल में मिलने आई थी, तुमने कहा था यह सिंदूर तुम्हारा है, यह बिदिया मैंने तुम्हारे नाम की सजाई है और यह कंगन मैंने तुम्हारी प्रीत के पहने हैं। बोलो, क्यों कहा था तुमने ऐसा? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ? क्यों? मैं विवश थी। तुम झूठ बोलती हो, विजय पागलों की भांति चिल्लाया। झूठ बोलती हो तुम। तुम्हें कोई भी विवाह के लिए विवश न कर सकता था। विजय, मुझे तुमने विवश किया था। मैंने? तुमने और तुम्हारी पीड़ाओं ने, भरे स्वर में दीपा बोली। तुम तो पीड़ाओं को पी गए, परिस्थितियों से समझौता कर लिया, किंतु मैं क्या करती? किस प्रकार बदला चुकाती तुम्हारा? कैसे बचाती तुम्हें? यह सब कहते कहते दीपा सिसक उठी और सिसकते हुए बोली, वकीलों ने मुझसे कहा था
मुकदमे में 30-35 हज़ार से कम खर्च ना होगा। कहाँ से लाती मैं इतनी बड़ी रकम? किसके आगे हाथ फैलाती? सड़कों पर बैठकर भीख भी मांगती तो 1000 का प्रबंध भी ना हो पाता। किसी कोठे पर बैठ जाती तो तुम्हारी न रहती। फिर क्या करती मैं, क्या करती? मर जाने देती मुझे, सड़ जाने देती जेल में, झूलने देती मुझे फांसी पर। सच कहता हूँ दीपा, मुझे अपनी मौत का कोई दुख ना होता, कोई पीड़ा ना होती मुझे। जानती हो क्यों? क्योंकि मरते वक्त भी मुझे यह संतोष रहता कि कोई मेरा है, कोई है जो मेरी लाश पर 2 आंसू बहाएगा। इंसान को किसी का सच्चा प्यार मिले और उसी क्षण मौत भी आ जाए तो कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि प्राण निकले तो किसी अपने की गोद में निकले। मगर आज विजय ने पीड़ा से ओट काट लिए और तड़प कर बोला, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया दीपा, कहीं का ना छोड़ा मुझे। इससे तो बेहतर था कि तुम मेरा मुकदमा न लड़ती। जेल में रहता तो मन में यह आशा तो रहती कि कभी न कभी तुमसे मिलन होगा ही। कितने सपने सजाता था मैं हर रोज, कल्पनाओं के कितने महल खड़े करता था तुम्हारे लिए, किंतु तुमने तो मेरा एक एक सपना तोड़ दिया, जलाकर राख कर दिया एक एक अरमान को। दीपा सिसकती रही। विजय ने पीछे हटकर दीवार का सहारा ले लिया और एक पल रुककर बोला, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, क्या यही प्रेम था तुम्हारा? यही तुम्हारी चाहत थी? हाँ। दीपा ने इस बार अपने आंसू पी लिए और विजय को देखते हुए दृढ़ता से बोली, यही था मेरा प्रेम, मेरी चाहत। मगर तुम मेरे प्रेम को प्रेम ना समझोगे। कारण यह है कि तुम्हें उस प्रेम में कुछ पाना था। मुझे पाना नहीं था विजय, लुटाना था। वही किया मैंने, लुटी मैंने अपनी भावनाओं का खून किया, अपनी आशाओं का कत्ल किया और हृदय को पत्थर बनाकर कमल से विवाह कर लिया। और मैं ये पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ विजय, मैंने यह सब अपने प्यार के लिए किया, अपने प्यार को बचाने के लिए किया। मैंने लुटकर भी प्रीत की रीत निभाई। मैंने किसी दूसरे की पत्नी बनकर भी तुम्हारे नाम की माला जपी, तन्हाइयों में याद किया तुम्हें। क्या यह मेरा प्रेम न था? यदि नहीं तो चीख चीख कर बेवफा कहो मुझे, कपटी और धोखेबाज कहकर मुझे गालियां दो। मगर एक बात याद रखना विजय, वास्तविक प्रेम वही है जिसमें त्याग एवं समर्पण की भावना हो। जो लुट नहीं सकता वह प्यार भी नहीं कर सकता। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर दीपा मुड़ी और तेजी से बाहर चली गई। पीड़ा की जाति के कारण विजय ना जाने कब तक अपने ओठों को काटता रहा। रात कभी की धरती पर उतर आई थी। कमल अपनी बहन शिवानी की तस्वीर के सामने उससे कह रहा था, देखा, तूने देखा शिवा, मैंने दूसरी दुनिया बसाई तो वह भी जलकर राख हो गई। मैंने दूसरा आशियाना बनाया तो वह भी तिनके तिनके होकर बिखर गया। इसलिए तो कहता था तुझसे, मत बाध्य कर मुझे विवाह के लिए। सब धोखेबाज हैं इस दुनिया में। लोग हैं कि एक दूसरे को नाग बनकर डस रहे हैं, नाम अमृत का लेते हैं और प्याले विष के पिलाते हैं। अब तू ही बता, किस पर विश्वास करूं मैं, किसको अपना कहूं? नहीं शिवा, अब यह पीड़ाएं मुझसे सहन ना होंगी। मैं इस घर को जला दूंगा। मैं इस घर के साथ साथ अपने आप को भी जलाकर राख कर दूंगा। नहीं रहना चाहता मैं धोखेबाजों की दुनिया में। और इसके उपरांत वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही कमरे में रखा सामान उठा उठा कर बाहर फेंकने लगा। उसकी इस हरकत से यूँ लगता था मानो वह पागल हो गया हो। तभी कोई कमरे में आया और कमल से बिना कुछ कहे फर्श पर फैले सामान को बटोरने लगा। वह दीपा थी। कमल ने देखा तो उसकी आंखों में घृणा की चिंगारियां छूटने लगीं और वह पागलों की भांति चिल्लाया, चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। यदि तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं तो मत आओ यहाँ। छोड़ दो मुझे अकेला, मर जाने दो मुझे, राख हो जाने दो जलकर। जाओ जाओ दीपा। जाना ही होता तो बहुत पहले ही चली जाती कमल। दीपा के स्वर में अथाह पीड़ा थी। कमल के समीप आकर वह बोली, कोई रिश्ता ना होता इस घर से तो फिर लौटकर भी ना आती। झूठ बोलती हो, झूठ बोलती हो तुम। तुम्हारा इस घर से नहीं, विजय के घर से रिश्ता है। कमल, यदि यह झूठ है तो बताओ, क्या तुमने उसके मुकदमे की पैरवी ना की? क्या तुमने उसे बचाने के लिए अपने 2 आभूषण ना बेचे? तुम उससे जेल में नहीं मिली? तुमने चाहा नहीं उसे? यह सुनकर दीपा की आंखें सावन भादों बन गई। उसके दोनों हाथों में कमल की चेयर थाम ली और तड़प कर बोली, मैंने यह सब किया कमल, मैंने यह सब किया उसके लिए। आभूषण बेचे, तुम्हें धोखा दिया, घर से बाहर रही, उसके लिए मुकदमा लड़ा, किंतु फिर भी मैंने उससे कभी कोई रिश्ता ना जोड़ा, कोई बंधन ना बांधा उससे, बल्कि उसे एक ऐसा दर्द दे के आई जो उसे जीने भी न देगा। कमल उसे ध्यान से देखने लगा।
दीपा ने आंसू पोंछ लिए और एक पल रुककर फिर बोली, कमल, तुमने कहा था ना मुझसे, कहा था ना कि भारतीय नारी कभी झूठे फेरे नहीं ले सकती। यह भी कहा था कि हिंदुस्तान की संस्कृति में पली और जन्मी औरत अग्नि को साक्षी मानकर झूठे वचन नहीं दे सकती। यकीन करो कमल, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने वचन की लाज निभाई है। धोखा नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को पति नहीं माना और किसी दूसरे घर से रिश्ता ना जोड़ा। फिर क्यों इतना बड़ा त्याग किया तुमने उसके लिए? मुझे उसका बदला चुकाना था कमल, उसका ऋण उतारना था मुझे। और वो ऋण ये था कि उसने मुझे सोनपुर के पास गुंडों से बचाया था। स्वयं उसके पिता भी मुझे लूटना चाहते थे, किंतु उसने मेरे लिए अपने पिता से विद्रोह किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसके पिता का खून हो गया। खून किसी ने किया, सजा उससे मिली, किंतु यह सब हुआ तो मेरे कारण ही। फिर भी मैं किस प्रकार उसकी ओर से मुंह मोड़ती, कैसे न बचाती उसे, क्यों न त्याग करती मैं उसके लिए। पर कमल शांत स्वर में बोला, यह सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों इस रहस्य को छुपा कर रखा? सिर्फ यह सोचकर कि कहीं तुम मेरे चरित्र पर संदेह ना कर बैठो, पगली कहीं की, कमल ने स्नेह से कहा और दीपा को अपनी ओर खींच लिया। दीपा उसकी गोद में गिरी और सिसक पड़ी। मे आई कम इन सर? आइए, जेलर साहब ने कहा और दूसरे ही क्षण जिस व्यक्ति ने उनके ऑफिस में प्रवेश किया उसे देखकर वह चौंक गए और आश्चर्य से बोले, तुम? सर, मेरा नाम विजय है, 2 दिन पहले का विचाराधीन कैदी। कैदी नंबर? तुम तो बरी हो चुके हो। यस सर। फिर क्यों आए हो? सर, मुझे बाहर की दुनिया रास नहीं आई, मैं यही रहना चाहता हूँ सर। मैं अपनी सांसें इसी 4 दीवारी में पूरी करना चाहता हूँ। विचित्र सी बात है, लोग तो जेल के नाम से कांपते हैं और तुम बरी होने के पश्चात भी यहीं रहना चाहते हो। यस सर। किंतु क्यों? सर, विजय ने दुखी स्वर में कहा, यह दुनिया अच्छी नहीं। लोग हृदय से लगकर पीठ में छुरा उतारते हैं, पहले अपना बनाते हैं और फिर परायों की तरह ठोकर मारते हैं। यकीन कीजिए सर, मैं ऐसी दुनिया में जी ना पाऊंगा। जेलर ने उसे ध्यान से देखा और बोले, लगता है कोई गहरी चोट लगी है, और चोट भी ऐसी सर जो कभी भर नहीं सकती। किसी से प्रेम किया होगा। यस सर, विजय बोला, और जिसने मैंने प्रेम किया उसने मेरा मुकदमा लड़ा, दिन रात भागदौड़ की, पानी की तरह पैसा बहाया, और जब मैं जेल से छूटा तो उसने मुझे ठोकर मार दी। सदियों के रिश्ते एक ही पल में तोड़ डाले। अब आप ही बताइए सर, ऐसी दुनिया में रहने से क्या लाभ? देखो यंग मैन, सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जेल में ही रहने दिया जाए। मुझ पर दया कीजिए सर। कहते कहते विजय की आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे। जेलर ने कहा, देखो यंग मैन, मुझे तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। प्रेम के इस रोग ने तुम्हें विक्षिप्त कर दिया है। अच्छा होगा कि तुम इस संबंध में किसी मनोचिकित्सक से मिलो। लेकिन सर, यंग मैन, ऐसा कोई नियम नहीं किसी निरपराध व्यक्ति को जेल में रखा जाए। तुम जा सकते हो। विजय उठ गया, किंतु उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उषा जर्नल वार्ड के एक बेड पर लेटी मूर्तिमान सी कमरे की छत को देख रही थी। निकट ही फर्श पर उसका बच्चा खेल रहा था। तभी दीपा ने कमरे में प्रवेश किया और उसे देखकर उषा की निराश आंखों में धुंधली सी चमक फैल गई। उषा ने थकी थकी सी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और बोली, आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हैं दीपा जी। आप ठीक तो हैं ना? ठीक होती तो इस बिस्तर पर ही क्यों रहती? सच पूछिए तो अब तो चंद सांसें ही रह गई हैं, और वे भी शायद इसलिए अटकी हैं क्योंकि मुझे राजू की चिंता से मुक्ति नहीं मिली है। राजू की चिंताओं से तो आप मुक्त हो गई। मैंने कमल से बात कर ली है। वे नीचे ऑटो रिक्शा में बैठे अपने बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं आए? आप जानती हैं कि वे व्हील चेयर के बिना एक पग भी नहीं चल सकते। ओह, उषा ने कहा। फिर उसने राजू को अपने समीप बुलाया और उससे कहा, राजू, अपने पापा के पास जाओगे? हाँ मम्मी, मगर आप? मैं भी आऊँगी। अभी बीमार हूँ ना, इसलिए नहीं आ सकती। लेकिन उषा जी, दीपा बोली, मैं तो आप दोनों को लेने आई हूँ। कमल ने मुझे यही आदेश दिया है। यह आप क्या कह रही हैं दीपा जी? उषा चौंक कर बोली, वे तो घृणा करते हैं मुझसे। उन्हें तो मेरी सूरत से भी नफरत है। विश्वास कीजिए, अब ऐसा ना होगा। यह सुनकर उषा के उदास चेहरे पर खुशियां भरी चमक फैल गई। ऑटो रिक्शा ने जेल रोड का चौराहा पार किया और फिर एकाएक रुक गया। कमल ने चौंक कर देखा। सड़क पर भीड़ लगी थी। दूर तक खून फैला पड़ा था। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। तभी कमल की नज़र एक कांस्टेबल पर पड़ी। कांस्टेबल उसे पहचानता था और इस समय भीड़ को घटनास्थल से दूर हटा रहा था।
कमल ने उसे निकट बुलाकर पूछा, क्या हुआ वर्मा जी? होना क्या है जी, लोग आत्महत्या करते हैं और परेशानी हमें होती है। अब देखिए ना, साहबजादे बड़े आराम से फुटपाथ पर चले रहे थे, किंतु जो ही सामने से बस आई फौरन उसके आगे कूद पड़े। कौन था? जेब में पड़ी डायरी से तो मृतक का नाम विजय ठाकुर लिखा है, आगे ईश्वर जाने, कहकर कांस्टेबल चला गया। कमल ने निकट बैठी दीपा की ओर देखा। दीपा उसका संकेत समझकर घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के निकट चीख कर गिर पड़ी। मृतक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना विजय ही था। तो मित्रों, इस प्रकार यह उपन्यास समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आप अपने विचार इस उपन्यास के बारे में बताइए। आप ये भी बता सकते हैं कि क्या विजय का मरना ठीक था। मैं समझता हूँ कि विजय को यूँ ना मरना चाहिए था, उसे कोई राह दिखाने वाला ना मिला। अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी थी। एक व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी को दे देना कोई समझदारी का काम नहीं है। ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं उन्हें भूलकर हमेशा आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। तो मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको और भी अच्छे अच्छे नॉवेल्स इस चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।